15th सेंचुरी से 20th सेंचुरी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस कहानी को शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें। एक ऐसे देश, आप ही के देश भारत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कभी सोने की चिड़िया था। कि यह देश सोने की चिड़िया क्यों था? आज जितना नाम हार्वर्ड का है, ऑक्सफोर्ड का है, उससे ज्यादा नाम कभी तक्षशिला और नालंदा का था। जैसे अमेरिका वेनेजुएला में तेल ढूंढ रहा है, जैसे अमेरिका ईरान में तेल ढूंढ रहा है, ऐसे सिकंदर प्राचीन काल में मसाला ढूंढ रहा था। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक औकात उसके मकान से पता चलती है। अपवाद सभी जगह है। और ताजमहल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुगलों की आर्थिक उन्नति कितनी रही होगी। क्योंकि गंगा भी इस देश की धरती है, यमुना भी इस देश की धरती है, तो तहजीब अलग कैसे हो गई? कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेजिग्नेशन दे दिया जस्ट एक एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन आज कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को राजी नहीं है। पेड़ को अगर हटाना है तो सिर्फ पत्तियों को नहीं तोड़ना है। इस्लाम ओल्ड मंक को मतलब शराब को हराम मानता है, तो बुर्का को क्यों नहीं हराम मानता? ऐसे बहुत लोग खान सर को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप तो बाकी लड़कियों से कहते हैं आजादी स्वतंत्रता फलाना, तो अपनी बीवी को घूंघट में काहे रखे? आपने गाना बना दिया, जिस जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लड़के गाना गा रहे हैं, पर किसी लड़के ने शायद ही अपने शिक्षक से कभी पूछा हो कि सोने की चिड़िया क्यों? कि इंडिया में इतनी सारी इस्लामिक वेव्स आई, उसके बाद भी इंडिया इस्लामिक नहीं हो पाई। यहाँ का आदमी 4 पैक पी के खड़ा होगा, मी बराक ओबामा। आपने ये कहा था मुगल रेन के आने के बाद धन और समृद्धि का शासन शुरू हुआ। क्या उससे पहले सर हमारा देश धनहीन था, समृद्धिहीन था? और अगर ऐसा था तो इसके क्या प्रूफ्स? पहले कहा, मैंने कहा कि पहले गरीब था। सर स्टार्टिंग आपकी लाइन की ऐसी ही थी, मुगल रेन के आने के बाद। अच्छा ठीक, अदिति 1000 BC में भारत में कौन सी करेंसी चलती थी? 1000 AD में तुम्हारे साथ पता बहस में क्यों दिक्कत आ रही है? तुम फैक्ट्स रिच नहीं हो। शायद सर वो फैक्ट्स हैं मेरे पास जो सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, ललन टॉप के इस शो मास्टर जी इन द न्यूज रूम में आपका स्वागत है। पहला शो है मीडिया के द्वारा जिसमें आप एक लाइव क्लास से जुड़ेंगे। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे देश, आप ही के देश भारत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कभी सोने की चिड़िया था। और इस सोने की चिड़िया की हैसियत यह थी कि जब जब इस सोने की चिड़िया का केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हुई तो इस देश पे हमले हुए, इस देश पे कब्जा हुआ। अब कहानी शुरू करेंगे 15th सेंचुरी से, 1453। 15th सेंचुरी से 20th सेंचुरी, 500 साल की कहानी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस कहानी को शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें। 1990 के बाद जब भारत में लिबरलाइजेशन आया तो ह्यूमैनिटीज पढ़ने की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था। और आज भी भारत में जो लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अगर आप समाज में खड़े हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो MBA वाले को तो थोड़ी सी इज्जत मिल जाएगी, इंजीनियरिंग वाले को मिल जाएगी, IIT वाले को तो बहुत मिलेगी, और IAS को तो लोग सर पे बिठा लेंगे। लेकिन गलती से अगर आपने कह दिया कि आप BA कर रहे हैं, तो BA का मतलब है बर्बाद आदमी। आपको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाएगा। सवाल पहला यह है, जहां से हम इस कहानी को शुरू करेंगे, वो ये है कि आखिर भारत सोने की चिड़िया क्यों था? ऐसा क्या था भारत के साथ कि भारत में दूध की नदियां बहती थीं? हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो पहली कमी है, जिस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम क्यूरियोसिटी नहीं सिखाते। हम अपने बच्चों को चतुर्लिंगम बनना सिखाते हैं, परसेंटेज, रटो। कोई चीज क्यों है? आपने गाना बना दिया, जिस जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लड़के गाना गा रहे हैं, पर किसी लड़के ने शायद ही अपने शिक्षक से कभी पूछा हो कि सोने की चिड़िया क्यों? तो पहली चीज आपको अपने बच्चों को जो सिखाना है वो है क्यूरियोसिटी। तो भारत सोने की चिड़िया क्यों? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या था भारत के साथ कि भारत अकूत संपदा का केंद्र, लूटते गए लूटते गए लूटते गए, न जाने कितने महमूद गजनी आए, पर इस देश का खजाना खाली नहीं हुआ। तो पहला कारण कि यह देश सोने की चिड़िया क्यों था, नेचुरल रिसोर्सेस, फर्टाइल प्लेन्स। अगर उत्तर में गंगा यमुना दोआब है तो दक्कन में कृष्णा, तो साउथ में तुंगभद्रा,
ऐसी बहुत सारे दुआब ने इस देश को उपजाऊ बना रखा है, बहुत सारी खदानें और फिर ह्यूमन रिसोर्स, ज्ञान परंपरा। आज हमारे बच्चे चाइना पढ़ने जाना चाहते हैं, अमेरिका पढ़ने जाना चाहते हैं, इंग्लैंड पढ़ने जाना चाहते हैं। किसी जमाने में हुएनसांग और फाइहान भारत पढ़ने आए थे। आज जितना नाम हार्वर्ड का है, ऑक्सफोर्ड का है, उससे ज्यादा नाम कभी तक्षशिला और नालंदा का था। तो नेचुरल रिसोर्स कम, देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, रिच। दूसरे सबसे बड़ी वजह मॉनसून। हां, सिर्फ खेती की उन्नति के लिए नहीं, मॉनसून ने एक बहुत बड़ा काम किया। आज तुम्हारे जहाजों में इंजन लगे हुए हैं, तुम जिस दिशा में चाहो अपने जहाज को ले जा सकते हो। स्टीम इंजन आधुनिक दुनिया की देन है, लेकिन आधुनिक दुनिया से पहले मशीन युग तो था नहीं। तो फिर ये बड़े बड़े जहाज समंदर में कैसे चलते थे? विंड से। विंड यानी स्टीयरिंग, और विंड की एक खास बात है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो अगर आप विंड के साथ चल रहे हो तो आपको विंड के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। मॉनसून ने भारत को यूरोप और एशिया के ट्रेड का केंद्र बना दिया, क्योंकि मॉनसून गुजरता कहां से है? भारत से। ये अरब व्यापारी जून के महीने में अपने जहाजों को मॉनसून के सहारे भारत की तरफ आते थे। ये मॉनसून उन्हें भारत लेकर आता था, और अक्टूबर में यही मॉनसून फिर ये इंडो चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, ये सारे व्यापारी पूर्वी भारत के तट पे पहुंचते थे। तो अगर यूरोप और एशिया का व्यापार चलेगा तो मॉनसून क्या करेगा? भारत को केंद्र बना देगा। चारों तरफ का पैसा भारत पहुंच रहा है। यह दूसरी वजह। तीसरी वजह बैलेंस ऑफ पेमेंट। कभी आप इकोनॉमी पढ़ें, भुगतान संतुलन। आज हमारा रुपया कमजोर हो रहा है क्योंकि हमारे रुपए की मांग ही नहीं है पूरी दुनिया में। हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते। किसी भी देश की करेंसी की ताकत उसके एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है। जिसका जितना ज्यादा एक्सपोर्ट, उसकी उतनी पावरफुल करेंसी। और प्री मॉडर्न वर्ल्ड से पहले हमारा एक्सपोर्ट मैक्सिमम, हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते थे, और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था हमारा मसाला, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद चमड़े की चीजें, और न जाने क्या क्या। और भारत के कारीगर पूरी दुनिया में अपने काम के लिए फेमस थे। आज भी जनवरी में जब दुबई फेस्टिवल लगता है तो जो भारत की हस्तशिल्प है वो दुबई के मॉल में अपना एक बहुत स्पेशल स्थान रखती है। कितना भी मशीन आ गई, कितनी भी, पर सोने के आभूषणों को मशीन से नहीं बनाया जा सकता। स्वयंवर में 3 दूल्हे आते हैं, एक बाबर, एक राणा सांगा और एक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जवान है, 21 साल का लड़का है, पर मूर्ख है, मारा गया पानीपत के पहले युद्ध में। राणा सांगा बहादुर आदमी है पर भावुक है, भावुकता भारी पड़ गई। युद्ध में भावुकता हमेशा भारी पड़ती है। युद्ध का और भावुकता का कोई संबंध नहीं है। द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में मेरा बेटा मारा गया तो द्रोणाचार्य भी मारे गए। अगर युद्ध में कोई भावुक होगा उसका मारा जाना सुनिश्चित है। और फिर भारत पर मुगलों का कब्जा, और 1526 से 1707 मुगल शासन, समृद्धि का शासन, धन का शासन। इतना धन आया कि ताजमहल ही बना दिया। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक औकात उसके मकान से पता चलती है। अपवाद सभी जगह है। किसी भी व्यक्ति, जब आप किसी घर जाते हो, इसीलिए आप किसी घर जाने के लिए बड़े बेताब रहते हो, क्योंकि जब आप उसके घर जाते हो तो सिर्फ आप उसके घर नहीं जाते, आप उसकी सामाजिक और आर्थिक ताकत का अंदाजा भी लगाते हो। और ताजमहल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुगलों की आर्थिक उन्नति कितनी रही होगी। दिल्ली का लाल किला, आगरे का लाल किला। फिर जब मुगल कमजोर हुए तो नादिर शाह 1739 फिर आता है, दिल्ली को लूटता है, बर्बाद करता है, और यह चीज चलती रहती है। लेकिन 15th सेंचुरी में एक ऐसी घटना घटती है, एक बड़ी अजीब सी घटना। पश्चिम और पूरब दोनों का संबंध प्राचीन काल से। पश्चिम जब भी मैं बोलूंगा मेरा मतलब होगा यूरोप, और पूरब जब मैं बोलूंगा तो एशिया, स्पेशली चाइना और इंडिया। और पश्चिम पूरब पर डिपेंडेंट था। क्यों? नवंबर से लेकर फरवरी तक पश्चिम बर्फ से ढका रहता है, और जब नवंबर से लेकर फरवरी तक पश्चिम बर्फ से ढका रहता है तो उसे मसाले चाहिए होते हैं। किसके लिए? प्रिजर्वेटिव के लिए। सिर्फ प्रिजर्वेटिव नहीं, दवाइयां भी। भारत का एक मसाला है जो सिर्फ सोने के बदले में दिया जाता था, उसका नाम है सिनेमन, दालचीनी। आज भी डायबिटीज और बीपी की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। और सिर्फ डायबिटीज और बीपी की नहीं, कोलेस्ट्रॉल की भी, ट्राइग्लिसराइड की भी।
और सिर्फ मसाला नहीं चाहिए था उन्हें कपड़ा भी चाहिए था, रेशम। क्योंकि रेशम पैदा करने की जो तकनीक थी वो पूरब में पैदा हुई, खासकर चीन में। अब ये पश्चिम और पूरब का संबंध, पश्चिम पूरब पे डिपेंडेंट, और इन दोनों का संबंध में मध्यस्थ कौन? मिडिल ईस्ट, जिसको तुम आज कहते हो सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब मिडिल ईस्ट में आता है। इसी मिडिल ईस्ट में एक बड़ी प्यारा रास्ता है, बड़ा फेमस रास्ता। इस रास्ते के लिए आदिकाल से लड़ाई चल रही है। आधुनिक काल से पहले इस रास्ते पे दो बड़ी खास चीजें चलती थी, मसाला और रेशम। और आज भी इस रास्ते पे दो खास चीजें चलती हैं, तेल और नेचुरल गैस। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उद्देश्य क्या है चाइना का? इस रास्ते पर कब्जा करना। जैसे आज चाइना इस रास्ते पे कब्जा करना चाहता है, जैसे आज अमेरिका इस रास्ते पे अपना डोमिनेंस रखना चाहता है, ऐसे पहले मंगोल, अरब, तुर्क सब इस रास्ते पे अपना डोमिनेंट रखना चाहते थे। क्योंकि जिसका इस रास्ते पे प्रभुत्व होगा वो मसाले और रेशम के व्यापार का मालिक होगा, और जो मसाले और रेशम के व्यापार का मालिक होगा वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। यह रेशम मार्ग नहीं है, यह रक्त का मार्ग है। यहां बहुत खून बहा है। सिकंदर सन्यासी नहीं ढूंढ रहा था, मसाला ढूंढ रहा था। E = E। जैसे अमेरिका वेनेजुएला में तेल ढूंढ रहा है, जैसे अमेरिका ईरान में तेल ढूंढ रहा है, ऐसे सिकंदर प्राचीन काल में मसाला ढूंढ रहा था। उसको मसाले की खदानें चाहिए थी, और मसाले की खदानें खोजते खोजते वो इस रास्ते पे चलता है, और फिर यहां पे आकर इस रास्ते पर आकर उस अभियान को ब्लॉक किया जाता है, रुकता है वो। सिकंदर, ईरानी, मंगोल, अरब, न जाने कितनी कौमें इस रास्ते पर बलिदान हुई। एक बड़ी भारी जंग चली इस रास्ते पे, उसको क्रूसेड कहते हैं। इस तरफ मुसलमानों का शासन, इस तरफ ईसाइयों का शासन। अब राजा तो हित के लिए लड़ेगा, सिपाही भाव के लिए लड़ेगा। यही तो फर्क है राजा और सिपाही में। सिपाही को क्या पता हित क्या होता है? सिपाही जानता ही नहीं R=I। सिपाही इस सूत्र को जानता ही नहीं, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस सूत्र को राजा जानता है कि संबंध सिर्फ हितों के आधार पर होने चाहिए। तो ये जो मुसलमान राजा और ईसाई राजा लड़ रहे थे, ये सिल्क रूट पे कब्जे के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जो मुसलमान और ईसाई सिपाही लड़ रहे थे, वो धर्म के लिए लड़ रहे थे। इसलिए सिपाहियों की नजर में तो यह क्रूसेड था, लेकिन राजाओं की नजर में यह अर्थ का झगड़ा था। और ये जब क्रूसेड बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, मुसलमान और ईसाई राजाओं की लड़ाई होती रही। 15th सेंचुरी में घटना घटी। महमूद सेकंड द कॉन्करर, ऑटोमन टर्क का सबसे फेमस सुल्तान, 21 साल में उसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। यह कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज आप इस्तांबुल कहते हो, दुनिया को बदलने वाली तारीख है 1453। हमेशा याद रखिएगा, 1453 दुनिया को बदलने वाली तारीख है। 1453 1453, जब मोहम्मद सेकेंड द कॉन्करर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, और 1000 साल पुराना बैजेंटाइन एम्पायर को खत्म कर दिया। तुर्की बड़े उत्साहित थे, इस्लाम का झंडा लिए हुए थे। तुर्कियों को पता था कि यह जो यूरोप है, यह पूरब के बिना जी नहीं सकता। और जब भी किसी को इस बात का पता चलता है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, तो 99.9% केस में आपका शोषण जरूर होगा। इसलिए जिंदगी में इस बात को किसी को एहसास होने ही नहीं देना है कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते। एकदम रह सकते हैं। तुम जाना चाहते हो, जाओ, नेक्स्ट, अगला आएगा। अब तुर्कों ने क्या किया? उनको पता था यूरोप की मजबूरी, मसालों की कीमत बढ़ा दी। 10% नहीं, 50%, 70%, 100%। तो यूरोपियों ने तुर्कों से कहा कि साहब, और यही रास्ता है, ये मिडिलमैन है। यूरोप पूरब से कैसे जुड़ेगा? ये मध्यस्थ है, वेस्ट एशिया। इन्होंने यहां ताला लगा दिया इस्तांबुल में, मसाले के दाम बढ़ा दिए। इर्रेशनल ग्राउंड्स। दाम बढ़ने की वजह होती, प्राइस हाइक होती है, बिल्कुल। अब जैसे ईरान इजराइल का वॉर चल रहा था, तेल की कीमत बढ़ गई, समझ में आता है।
सिलेंडर की कीमत बढ़ गई, समझ में आता है, मर्जी से। कल सुबह आप उठे सोकर और आपको पता चला कि पेट्रोल 2200 रुपए लीटर। आपने कहा क्यों? बोले ऐसे ही। तो आपका सड़क पर आना स्वाभाविक है। यूरोपियों ने कहा क्यों कीमत बढ़ रही? बोले ऐसे ही। यूरोपियंस ने कहा कि साहब मर जाएंगे साहब। बोले एक रास्ता है, बचा लेंगे तुमको। बोले क्या? बोले इस्लाम अपना लो। अब यूरोपियों को इस्लाम से भी कोई परेशानी नहीं है, किसी को नहीं है। धर्म एक बहुत प्यारा विज्ञान है जिसका उद्देश्य है मानव को महामानव बनाना। चर्चा करेंगे बाद में, अभी हमारा वो विषय नहीं है। बहुत प्यारा विषय है धर्म, बहुत। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म आम आदमी के लिए अफीम है। उसने ये नहीं कहा कि धर्म आदमी के लिए अफीम है ना, उसने कहा धर्म आम आदमी के लिए अफीम है, यानी बुद्धिमानों के लिए अमृत भी है। इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि अफीम कैसे है। खैर, जब भी किसी व्यक्ति के अस्तित्व पे संकट आता है, या तो वो सुसाइड करता है या फिर कोई नया रास्ता खोजता है। तो जैसे ही यहां कॉन्स्टेंटिनोपल पर ताला लगा, यूरोपियंस के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लग गया कि अब क्या करोगे। और इस क्वेश्चन मार्क ने एक नई लहर पैदा की यूरोप में, जिसको कहा गया पुनर्जागरण, रेनेसांस। रेनेसांस मतलब रीबर्थ ऑफ रैशनलिज्म, कि जो भी आप जानते हो वो एविडेंस के आधार पर जानना होगा, ऐसे ही नहीं। भा मतलब प्रकाश, रथ मतलब प्रदेश, प्रकाश का प्रदेश यानी भारत। तो भारत शब्द का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। कितने लोग नारा लगाते डेली, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जब उनसे पूछो भारत का मतलब, मैं ये उनकी कमी नहीं मानता, ये दूसरी चीज है शिक्षा की। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब भी आप कोई चीज सुने, आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप जिंदगी में कोई चीज सीख नहीं पाओगे। पुनर्जागरण की शुरुआत हुई यूरोप में, रैशनलिज्म की शुरुआत हुई, और यूरोपियों ने कहा कि हम हर चीज को एविडेंस के आधार पर पता लगाएंगे। बाइबल कहती है अर्थ फ्लैट है, अगर तुम समंदर में घुसोगे तो समंदर के उस पार गिर के मर जाओगे। यूरोपियंस ने कहा कि हम घुसेंगे, मरेंगे ना, हम पता करेंगे समंदर के उस पार क्या है। तो रेनेसांस ने एक दूसरी घटना पैदा की। कौन सी? ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। कनेक्ट करो सारी बातों को। यह शिक्षा का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट शिक्षा का है क्यूरियोसिटी, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट शिक्षा का है कनेक्टिविटी। भारत सोने की चिड़िया, क्यों? समझाया मैंने। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, पश्चिम के लिए दरवाजा बंद। जब पश्चिम के लिए दरवाजा बंद, तो उसने यूरोप में एक लहर पैदा की। उस लहर का नाम है रेनेसांस। उस लहर ने क्या किया? रैशनलिज्म को बढ़ावा दिया। रैशनलिज्म मतलब जो भी आप जानते हो एविडेंस के आधार पर जानोगे। रैशनलिज्म ने बहुत सारी चीजों को पैदा किया, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। और उन ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है: मैगलन, कोलंबस और वास्को डी गामा। मैगलन पूरी धरती का चक्कर लगाया समंदर में। कोलंबस भारत के लिए निकला, लेकिन पहुंच गया अमेरिका, जिसको आज तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हो। उसको कोलंबस न्यू वर्ल्ड कहता था। कुछ समुद्री तूफान में फंसा और अमेरिका पहुंच गया। अब आखिर ऐसा क्या नशा था यूरोपियों के दिल में कि उन्हें भारत आना था? यह नशा पैदा किया था मार्को पोलो ने। 12th सेंचुरी का वेनेशियन ट्रैवलर मार्को पोलो, इटली का था मार्को पोलो। भारत की तरफ आया, पूरा एशिया घूमा, और जब लौट के गया तो उसने ट्रैवलॉग लिखा और भारत की समृद्धि लिखी कि वहां के लोग सोने के जूते पहनते हैं। जैसे आज आप अमेरिका की समृद्धि सुनकर अमेरिका जाना चाहते हो, ऐसे जब मार्को पोलो ने एशिया की समृद्धि का वर्णन किया तो यूरोपियों के मन में बात पनपी कि भारत जाना है। तो एक तो वो बात मार्को पोलो ने पैदा की कि भारत जाना है, और दूसरा दरवाजा बंद हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल का, और वास्को डी गामा निकलता है लिस्बन से। धूर्त, मक्कार, लुटेरा, झूठा, फरेबी। लेकिन ये तो माया के सिद्धांत है। तुम बहुत बार समाज में लोगों को सुनोगे कहते हुए, भैया हमने कभी झूठ नहीं बोला, पता नहीं भगवान ने हमें पैसा क्यों नहीं दिया। चाचा, ब्रह्म के सिद्धांत अलग हैं, माया के सिद्धांत अलग हैं। पैसे का संबंध माया से है। जैसे ब्रह्म का सिद्धांत है ईमान, सच्चाई, अहिंसा, ऐसे माया का सिद्धांत है मक्कारी, बेईमानी, हिंसा। अब आप फॉर्मूला लगाते हो फिजिक्स का और सॉल्व करना चाहते हो केमिस्ट्री, नहीं होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा, बड़े बड़े संतों से सवाल करते हैं, महाराज जी ये बुरे लोगों के पास पैसा क्यों होता है? महाराज जी वो बुरे नहीं है, वो माया के सिद्धांत को समझते हैं। लिस्बन से निकलता है
पूर्वी अफ्रीका पहुंचता है, मालिंदी के सुल्तान से दोस्ती करता है, कहता व्यापारी हैं हम, व्यापार करने आए हैं, पैसा लेकर आए हैं, एज़ेटेक और इनकास का सोना लेकर आए हैं, सोना देंगे आपको। सुल्तान ने कहा अच्छा चाहते क्या हो? बोले सरकार भारत जाने का रास्ता बता दो। अरे बोले हमारा आदमी, अरबियों को मॉनसून के बारे में पूरी जानकारी थी, अरबी व्यापारी, स्पेन और पुर्तगाल के पास नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का धन मौजूद ही था, पैसा वो लिए ही थे। अरबियों को उन्होंने पैसा दिखाया, उनको लगा ये तो व्यापारी हैं। तो फिर मालिंदी के सुल्तान ने अब्दुल माजिद को वास्को डिगामा के साथ कहा कि भाई को रास्ता दिखा दो। और 1498 में सिर्फ महमूद गजनी लुटेरा नहीं था, डिगामा। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचता है और पहली बार पश्चिम का सीधा संबंध पूरब से। यहां भी फरेब करता है, बेईमानी करता है, जैमोरिन के राजा के साथ बदतमीजी करता है। लेकिन जब वो यहां से लौटकर यूरोप जाता है काली मिर्च लेकर, जिसको भारत में यमन प्रिय कहा गया, यमन मतलब विदेशी, विदेशियों की सबसे प्रिय काली मिर्च। ठंडे का इलाका है ना, तो चाय में तो पड़ेगी ही काली मिर्च। हमारे यहां भी जब ठंड शुरू होती है तो गले की खराश दूर करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? काली मिर्च का। ये मसाले सिर्फ प्रिजर्वेटिव नहीं है, दवाएं भी हैं। अब जब वास्को डी गामा वापस यूरोप पहुंचता है और 60 गुना तो जो आग जगाई थी किसने? मार्को पोलो ने। वो आग भड़क गई। पुर्तगालियों के बाद स्पेनिश, स्पेनिश के बाद डच, डच के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद फ्रेंच, और फिर पूरा यूरोप भारत की तरफ भागने लगा। और यहीं से इतिहास को एक नई धारा मिली, पश्चिम और पूरब का सीधा संबंध। पहले इनडायरेक्ट संबंध, बिचौलिया, पैसा कौन कमा रहा था? वेस्ट एशिया के लोग। लेकिन अब सीधा संबंध। ये पश्चिम के व्यापारी जब भारत पहुंचे, आए तो व्यापारी बनकर, लेकिन व्यापार के साथ साथ इनकी मंशा थी राजनीतिक प्रभुत्व, पॉलिटिकल डोमिनेंस। 1498 में पुर्तगाली भारत पहुंचे, 1510 में गोवा पे कब्जा, 1636 में हुगली पे कब्जा करने की कोशिश की, पर मुगल्स ताकतवर थे। 1686 में अंग्रेजों ने कोशिश की हुगली पे कब्जा करने की, पर मुगल्स अभी भी ताकतवर थे। ये यूरोपीय कंपनियां शांति से बैठ गईं और अपने समय का इंतजार करने लगी। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके अंदर धैर्य है और आप इंतजार करने जानते हैं तो आपका समय जरूर आएगा। और इन यूरोपीय कंपनियों का भी समय आया। 1739 बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह ने हिंदुस्तान के शहंशाह को हराया, मुर्गा भी बनाया। मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ही बता रहा है व्यक्तित्व कैसा है। मोहम्मद शाह रंगीला, दिन भर दरबार में मुजरा देख रहे हैं, मुर्गा लड़ा रहे हैं। दरबारी जो घूस ले रहा है उसमें परसेंटेज ले रहे हैं। बादशाह सलामत, दरबारियों के घूस में से हिस्सा ले रहे हैं। तो जब नादिर शाह ने इसको हराया करनाल के युद्ध में, मुर्गा बनाया, तो ये रोने लगा, अंकल जी गलती हो गई, माफ कर दो। नादिर शाह ने कहा ये कौन है? बोले साहब ये साहब मुगल बादशाह है। बोले ये भगा यार, इसको हटाओ यहां से। यूरोपीय कंपनियों को पता चल गया कि भारत का मालिक मर चुका है, और ये उनके लिए मौका था कि अपने सपने को वो फिर से जिंदा करें। और 4 प्रमुख दावेदार, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। पुर्तगालियों ने शादी कर ली अंग्रेजों से, कैथरीन बरगंजा, और बंबई का पोर्ट अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को दहेज में दे दिया। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो दहेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो पोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पुर्तगालियों ने कहा साहब हमको व्यापार करना है साहब, हमें और कुछ नहीं चाहिए साहब। पुर्तगाली गेम से बाहर। डच ने अंग्रेजों से कहा कि सुनो यार, तुम भारत रख लो, हमको स्पाइस आइलैंड दे दो। स्पाइस आइलैंड को गोल्डन आइलैंड भी कहते थे। इंडोनेशिया और मलेशिया ट्रॉपिकल एरिया है, स्पाइस का क्षेत्र है, मसालों का क्षेत्र है, और मसाले के बदले सोना मिलता था। तो इस एरिया को कहते थे गोल्डन आइलैंड्स। इंडो चाइना को कहते थे गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि। डच भी गेम से बाहर हो गए, लेकिन 2 लोगों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो जब बात से समझौता नहीं हो पाया तो अब गोली से होगा। और यहीं पे एक घटना घटी, एंग्लो कर्नाटिक वॉर। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध इस बात का निर्णय करने के लिए कि भारत का असली हकदार कौन। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरुआत करेंगे।
लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करने से पहले भारत में एक बड़ी अच्छी घटना घटी है, कॉकरोच जनता पार्टी। मैं इस घटना का बड़ा समर्थक हूं, सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं पेड़ को अगर हटाना है तो सिर्फ पत्तियों को नहीं तोड़ना है, पत्तियां फिर आ जाएंगी, जड़ पे काम करना है। इस देश की समस्या है कि इस देश की जनता बेहोश है। कॉकरोच जनता पार्टी को मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कॉकरोचेस तो हर घर में है, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर शहर में है। तो अगर तुमने अपना संगठन बना लिया और 20 मिलियन फॉलोवर तुम्हारे हो गए तो तुम बस एक काम कर लो, छोटा सा जन जागरण। तुम जनता को बस इतना समझा दो कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, तुम इस देश के असली राजा हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। और ताली किस पे बजनी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे, इंडस्ट्री के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे। अगर ताली बजी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान के मुद्दे पे तो फिर यह देश नहीं बदल पाएगा। और अगर यह काम सीजीपी कर ले जाए 2029 के इलेक्शन के पहले, बहुत अच्छा समय है। सीजीपी अगर एक काम कर ले जाए बहुत प्यार से, जन जागरण। क्योंकि जब पहली बार कांग्रेस बनी तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा हमें दुनिया हमारी अचीवमेंट के लिए याद नहीं करेगी, हमें दुनिया याद करेगी इस भारत की जनता को शिक्षित करने के लिए। 1885 तब इस देश की जनता को पता ही नहीं था पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या है, फ्रेटर्निटी का 90% को पता ही नहीं था। ऐसे आज इस देश की जनता को, बहुसंख्यक जनता को यह पता नहीं कि वोट का पावर का मतलब क्या है। जैसे एक बात मैं कहता हूं कि सीजीपी को इसकी मांग करनी चाहिए, राइट टू रिकॉल। ये बहुत जरूरी है भारत में, राइट टू रिकॉल। अगर आपका नेता आपके विचारधारा पर काम नहीं कर रहा है तो अगर आप उसे संसद बना सकते हैं तो आप उसे संसद से बाहर निकाल भी सकते हैं। कि इंडिया में इतनी सारी इस्लामिक वेव्स आई, उसके बाद भी इंडिया इस्लामिक नहीं हो पाया। बाकी जितनी रास्ते में कंट्रीज आई थी वो सभी इस्लामिक हो गए, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, ऑलमोस्ट पाकिस्तान भी। तो हम इंडिया एज अ होल सब कॉन्टिनेंट कभी इस्लामिक क्यों नहीं हो पाए कंप्लीटली? तुम पे वही आदमी कब्जा कर सकता है जो तुमसे श्रेष्ठ है। तो इस्लाम जब भारत आया तो पैरेलली एक घटना घटी भारत में, बड़ी प्यारी घटना, बड़ी जबरदस्त, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। जैसे ही इस्लाम आया भारत अपने नोबल प्रिंसिपल्स को लेकर, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, वैसे ही तुम देखोगे भारत में संत पैदा हो गए कि अरे भाई ये तो इसमें भी है, ये उपनिषद हमारे, ये हमारा रामचरितमानस। तो इसलिए जब तुम मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें एक बात पता चलेगी कि जो कल्चरल इन्वेजन का खतरा पैदा हुआ था उसको इस सूफी और भक्ति मूवमेंट ने पूरी तरह से संभाल लिया। कि दो आइडियोलॉजीज चलती हैं हिस्ट्री के अंदर महमूद गजनी को लेकर। कि एक जगह कहा जाता है कि महमूद गजनी आर्थिक चीज़ों के लिए हमले किए, उसने जो 17 बार हमले किए वो आर्थिक चीज़ों के लिए हमले किए। दूसरी तरफ कहा जाता है कि उसी की किताब के अंदर लिखा गया है कि वो बुत परस्ती के लिए नहीं, बुत शिकन के लिए जाना जाए। हाँ, बहुत अच्छा था। जैसा मैंने अभी तुमसे एक बात कही कि जो क्रूसेड चला, अब अगर एक सिपाही कहेगा, मुसलमान सिपाही, कि क्यों लड़ाई हो रही है, और मुसलमान राजा को उससे कहते कि हम सड़क के लिए लड़ रहे हैं, गुस्सा होगा कि नहीं होगा कि भाई सड़क के लिए मर जाएं हम, हमारी जिंदगी इतनी है कि हम रेशम मार्ग के लिए मर जाएं, और रेशम मार्ग पे खतरा है तो कॉटन मार्ग नया रास्ता बनाओ। लेकिन जब तुमने उस सिपाही से कहा कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए, और अगर अल्लाह के लिए मरे तो जन्नत, और जन्नत में बोले 72 हूर है, अरे उसने कहा भैया आज ही मत डालो। और ऐसा नहीं था ये मुसलमानों में ही था, तुम ईसाइयों को देखो उनका भी तो हेवन है, हिंदुओं को देखो उनका भी तो स्वर्ग है। तो जब तुम किसी को उसकी जान के बदले एक बड़ी कीमत देने को तैयार हो तो वो जान देने को तैयार है। तो जब महमूद गजनी के साथ, अब महमूद गजनी अफगानिस्तान में का था, पैसा तो था नहीं उसके पास, बहुत ज्यादा सिपाही तो थे नहीं, तो जैसे वो जिहाद कहता था वैसे ही वहां के जो सिपाही लोग थे वो तुरंत ताव में आते थे कि हम महमूद के लिए लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम धर्म के लिए लड़ने जा रहे हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा, शिक्षित ज्ञानियों का आप समझ सकते हैं, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बाकी पेपर लीक्स, वो समय था जब आपने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेजिग्नेशन दे दिया जस्ट एक एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन आज कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को राजी नहीं है। अब मेरा दूसरा सवाल, प्राग ऐतिहासिक काल में एक मूर्ति थी, मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, जिसका नाम था डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी, ब्रॉन्ज की, नहीं है वो ब्रॉन्ज एज है। हाँ, ब्रॉन्ज एज, उसमें मूर्ति पाई गई, उसकी ब्रॉन्ज की मूर्ति थी वो। तो उस पर, उस मूर्ति को बनाते समय उनका क्या नजर था या नजरिया था,
लेकिन आज जब एनसीईआरटी में उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं या और जो इतिहास था उसको बदला जा रहा है, उसमें आज नजर का फर्क है या नजरिए का? ये दोनों चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बैठिए मत साहब। तुलसी की पूजा करते हो? हाँ या ना? कैक्टस की? यही जवाब है। पूजा गुणों की होती है, पूजा व्यक्ति की कभी नहीं होती। सम्मान आज भी विद्वानों को है, पर लगे तो विद्वान है। भाई शेर कहना किसी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम क्यों किसी को शेर कहते हो, वो आदमी खुश हो जाता है? शेर भी तो जानवर है, पर शेर दिया हुआ नहीं खाता, और शेर बिना मतलब को दहाड़ता भी नहीं। यही उसकी गुण है। लेकिन कुत्ता दिया हुआ खाता है और बिना मतलब के भौंकता है। तो जो आदमी गुण वाला है, गुण, शिक्षक है या विद्यार्थी हैं, अगर इनके अंदर गुण है तो इनका सम्मान होगा। भाई तुम अगर 3 इडियट मूवी देखो तो उसकी जो लास्ट सीन है वो तुम्हारे को सवाल का जवाब है। वो पेन निकाल लेता है, कहता है यू डोंट डिजर्व दिस पेन। ये किसकी पेन है? वायरस की। तेरे को कैसे मिली? यू डोंट डिजर्व इट। पेन निकाल के आगे लगा लेता है, जाने लगता है। तो फिर रैंचो कहता है मैं बुलाता हूं उसको, अभी ये आएगा लौट के। फोन करता है तो अपना फोन देखता है, वो कहता है मिस्टर वैंगड़ू। फोन उठाता है, कहता है मिस्टर वैंगड़ू यू आर कॉलिंग, थैंक यू। कहता है यार मैं तुम्हारा डील साइन नहीं कर सकता। कहता क्यों मिस्टर वैंगड़ू? कहता मेरा पेन तो तुम ले गए यार। पेन मिस्टर वैंगड़ू? पलट के देखता है वो, फिर कहता कि सॉरी जहां पना। हर युग में जिसके पास ज्ञान है वो पैसे के लिए भागेगा? नहीं भागेगा, सवाल ही नहीं उठता। उसको जितनी पैसे की जरूरत होगी ज्ञान अपने आप खींच लेगा। 15 साल आप स्कूल में रहे, 3 साल आप कॉलेज में रहे, 18 साल, और 18 साल पढ़ने के बाद आपकी यह स्थिति है कि आप सामान्य सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जहां तक रहा डांसिंग गर्ल का सवाल, तो हिस्ट्री 3 पार्ट होते हैं, एक प्रोटो, एक प्री, एक हिस्ट्री। तो जब हम प्री हिस्ट्री के वास्तविक उद्देश्य को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लिटरेरी तो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं किस लिए बनाया था, हम एज्यूम करते हैं। तो उन्होंने कुछ और एज्यूम किया था, ये कुछ और एज्यूम कर रहे। पहला क्वेश्चन ये है कि एक थ्योरी आता है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया था, और एक थ्योरी कहता है कि ब्राह्मणों ने बख्तियार खिलजी को कहा था कि तुम जला दो क्योंकि बुद्ध के बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। तो इसमें कौन सा सच है? पहले तो इस पे ज्ञानवर्धन आप कर दें। दूसरा ये है कि आपने बोला कि इस्लाम मरुस्थल में पैदा हुआ, तो 50 डिग्री सेल्सियस में आप ऑब्वियस सी बात है रम नहीं पी सकते हैं। इस्लाम ओल्ड मंक को मतलब शराब को हराम मानता है, तो बुर्का को क्यों नहीं हराम मानता? दुनिया में एक बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा, बहुत, पर्सपेक्टिव। अगर तुम घास से पूछो कि बकरी कौन है, तो घास कहेगी कि बकरी भक्षक है। बख्तियार खिलजी जिस वक्त नालंदा पहुंचता है, नालंदा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, बहुत बड़ा। उसके पीछे कहानी यह है कि बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। तो जब वो बीमार पड़ गया तो ये हुआ कि भाई दवाई तो खाएगा नहीं, तो वो पता चला कि कुरान पढ़ता है। ये कहानी बहुत प्रचलित है। तो वहां के जो वॉइसरॉय थे, मतलब वीसी थे, उन्होंने उसके सेनापति को एक दवा दी, कहा ये किताब के पन्नों पे लगा देना। तो जब वो किताब के पन्ने को पलटता था तो उसको दवा को इनहेल भी करता था, वो ठीक हो गया। उसको पता चला कि इतना बड़ा ज्ञान, फिर हम तो इस देश पे कब्जा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ताकतवर चीज क्या है? ज्ञान। यही बात तो मैकाले को समझ में आई। मैकाले देखा कि यार इस देश को विवेक पैदा करने की क्षमता पता है, विजडम। अरे बोला भाई जिसके पास विवेक है उसको तुम गुलाम ही नहीं बना सकते, पहले इनका विवेक मारो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 1835। अब मैं तुम्हें बता दूं बुर्का की बात। कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। कल्चर में क्या चीजें आती? खाना और कपड़ा। तो तुम कश्मीर का मुसलमान लो और तमिलनाडु का मुसलमान, दोनों के कपड़े अलग अलग होंगे। बुर्का वहां पे भी चलता है, मैं बता रहा हूं, सुन लो। फिर तुम गुजरात का हिंदू लो और असम का हिंदू लो, दोनों के खाने अलग अलग होंगे। अरब में अभी जब जून का महीना चल रहा है, अब इससे पहले मई का महीना था, तो जून को जेठ कहते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि जून सही में जेठ है। औरतें जब अपने जेठ को देखती हैं तो सर पे पल्लू रख लेती हैं, मुंह कवर करना पड़ता है। तो बहुत सारी और लड़कियां जो बाहर औरतें हैं स्कूटी वगैरह चलाती हैं, वो मई जून के महीने में अपना फेस कवर कर लेती हैं। किसकी वजह से? धूप की वजह से, लू की वजह से। तो अरब में सिर्फ
मेल पर्दा नहीं करता, औरतें भी करती हैं। रेगिस्तान है। जैसे बहुत लोग खान सर को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप तो बाकी लड़कियों से कहते हैं आज़ादी स्वतंत्रता फलाना, तो अपनी बीवी को घूंघट में काहे रखे। उनकी जब शादी हुई, अपनी पत्नी को लेकर स्टेज पर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी का घूंघट नहीं उठाया, बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने, आज़ादी लड़ाई ये आओ बाहर फलाना। दूसरी बात, जब भी किसी धर्म में कमियां होती हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने जब आवाज उठाई तो किसकी कमी पे चर्चा की? हिंदू धर्म की। ईश्वरचंद विद्यासागर ने किसके धर्म पे चर्चा, कमियों की चर्चा की? इस बात पे चर्चा करना मुस्लिम विद्वानों का काम है। कोई सती प्रथा का विरोध अगर कोई मुसलमान करता तो सक्सेसफुल हो पाता? खान सर क्या बोलते हैं कि 200 रुपया में मैं सब्जेक्ट बेचता हूँ पूरे कोर्स का, लेकिन वो कोर्स पूरा नहीं ऐड करते हैं, जिसमें जीएस पूरा कोर्स नहीं ऐड करते हैं। उनका 200 रुपए का हिस्ट्री क्लास होता है, 200 रुपए का पॉलिटी क्लास होता है, और वहीं पे पोर्टल पे आप जाओगे तो 75,000 में यूपीएससी का होता है। तो फिर वो कहां से 200 रुपए का कोर्स बेच रहे हैं? तो जनरलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है सर। तो ये क्या आप इसके सपोर्ट में है, या उनको खुल के बोलना चाहिए कि ये यूपीएससी का कोर्स इतने का है, बिहार पुलिस का कोर्स इतने का है, हिस्ट्री का कोर्स इतने का है? इमोशनल रूप से बेचा जा रहा है आज के डेट में। और टीचर जो हो गए हैं, कई सारे टीचर्स जो कंटेंट क्रिएटर, जिनका काम शिक्षक मतलब पढ़ाना था और कोर्स बेचना रह गया। आज बर्थडे है मेरा, 90% फ्री। सर ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप देखो, मैं बताऊं, जिस देश में औरतें आधा घंटा लेती हैं एक साड़ी खरीदने में, उस देश के औरतों को, घरों को, परिवारों को आज ही क्यों कह रहे हो जब वो आदमी फंस गया है? सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, एक एक लाइन में ही आंसर एक्सपेक्ट भी करती हूँ मैं आपसे। कोशिश करूंगा मैं। यस सर। सर सबसे पहली चीज आपने बताई थी कि अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर जो द ग्रेट एज इट इज सपोज टू बी, उसने स्पाइसेस के लिए पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करने की कोशिश की थी। सर इसका कोई हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी साइटेशन है? क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उसमें तो उसने कि उसका एक्सपेंशनिस्ट, हाई एम्बिशियस उसका माइंड था, क्योंकि उसको अपने किंग फिलिप सेकंड जो उसके फादर गुरु का नाम पता है? उसके गुरु का नाम? यस सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स एरिस्टोटल आई गेस। स्पिरिचुअल। दैट आई डोंट नो। डायनोसियस। डायनोसियस, या आई हैव हर्ड ऑफ इट। सुना ना? यस सर। हो गया क्वेश्चन, एक एक करके करो, एक एक करके। यस एक एक सर, करके। पहला हो गया। देखो, सर इसका साइटेशन मुझे मैं बताता चाहिए। हूं, मैं बताता यस सर। अमेरिका ने दो, एक अंडरवर्ल्ड है, एक अपर वर्ल्ड है, ठीक? तो अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो अमेरिका ने दुनिया से क्या कहा? क्या कहा? WMD। दुनिया ने पूछा इराक पे हमला क्यों? बोले ये राक्षस, डेविल सद्दाम हुसैन, इसने WMD बचा रखा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। दुनिया का अच्छा, तुम्हारा उसको? तो अमेरिका ने हमला किया। वहां रजनीगंधी और तुलसी छोड़ के कुछ मिला ही नहीं, आज तक खोज रहे हैं। तो लेकिन दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको पता था कि हमला क्यों हुआ है, तेल। अब जब ये इतिहास लिखा जाएगा, जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाएगा, तो अमेरिका लिखेगा कि हम तेल लूटने गए थे इराक। अमेरिका क्या कहेगा? वी वेंट इराक टू सेव द ह्यूमैनिटी एंड द ह्यूमन बीइंग। तो सर स्पाइस, पहले मैं पूरी बात सुन लूं। अभी जब ईरान पे हमला किया अमेरिका ने, तो क्या बोला? द वुमेन ऑफ ईरान इज स्ट्रगलिंग, दे रिक्वायर इंडिपेंडेंस, दे रिक्वायर फ्रीडम एंड लिबर्टी। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं सुनती हो? अरे चाचा, अगर तुमको ईरान की औरतों की इतनी चिंता है तो तुम तिब्बत की भी चिंता कर लो। वो बेचारे दलाई लामा 70 साल से रो रहे हैं कि हमारा इलाका कब्जा हो गया, हमारा इलाका कब्जा हो गया। अफगानिस्तान में तुमको दिखाई नहीं पड़ता डेली औरतों को कैसे मारा जाता है? तो ये है इतिहास की लिमिटेशन, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बट सर अगर हम ये बात कह दें कि हम तेल लूटने जा रहे हैं तो स्टेट रॉबर हो जाएगा। सर इसका दूसरा सवाल, दूसरा। सही, इसको मैं लाइन ऐड करके ख़त्म करती हूँ। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ज़्यादा वायलेंट हैं। अगर ये कहा जाता हिस्टोरियंस के द्वारा कि वो स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स के सर्च में थे तो ज़्यादा लिबरल रहता, बट सर उन्होंने अलग चीज़ चूज़ की। कोई बात नहीं। आपने ये कहा था मुगल रेन के आने के बाद धन और समृद्धि का शासन शुरू हुआ। क्या उससे पहले सर हमारा देश धनहीन था, समृद्धिहीन था? और अगर ऐसा था तो इसके क्या प्रूफ्स हैं? पहले कहा मैंने कहा कि पहले गरीब था? सर स्टार्टिंग आपकी लाइन की ऐसी ही थी, मुगल रेन के आने के बाद अच्छा से। ठीक। अदिति, 1000 BC में भारत में कौन सी करेंसी चलती थी? 1000 AD में? तुम्हारे साथ पता बहस में क्यों दिक्कत आ रही है? तुम फैक्ट्स रिच नहीं हो,
या शायद सर वो फैक्ट्स हैं मेरे अरे पास जो चलो। सुनने में अच्छे नहीं लग रहे बहुत हैं। अच्छे लग रहे हैं, मैं उनका जवाब देने जा रहा हूं। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। चाइना की? येन। अफगानिस्तान की? दिनार। है ही नहीं, है ही नहीं। अब मैं बताता हूँ, इसको लिखना जाके डायरी में। ऋग्वैदिक पीरियड में कोई करेंसी नहीं, क्योंकि सबसिस्टेंस इकॉनमी है। लेटर वैदिक पीरियड में गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज मीडियम है। 6th सेंचुरी बीसी, जिसको तुम बुद्धा पीरियड कहती हो, वहां करेंसी का जन्म होता है। क्या नाम है करेंसी का? एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग सर। उस करेंसी का नाम है पंचमार्क्ड कॉइन्स, सिल्वर के। क्यों पैदा हुआ? अर्बनाइजेशन की वजह से। जहां अर्बन इकोनॉमी होगी वहां करेंसी सिस्टम होगा। भाई तुम गांव में एक बाउल गेहूं देकर 2 आइसक्रीम ले सकती हो, लेकिन अगर तुम एप्पल के शोरूम पे जाओ 1 ट्रक गेहूं लेके, कि साहब 1 ट्रक गेहूं ले लो, 2 मैकबुक दे दो, वहां रहेगा तुमको। आपने एक टर्म बोला था गंगा जमनी तहजीब। सर इसका पहले तो मैं ओरिजिन जानना चाहूंगी, क्योंकि गंगा भी इस देश की धरती है, यमुना भी इस देश की धरती है, तो तहजीब अलग कैसे हो गई? क्या बात है। एंशिएंट इंडिया की जो आधारशिला है वो कहां है? एंशिएंट इंडिया की सारी कहानी कहां घूम रही है? गंगा के किनारे, पाटलिपुत्रा। और मध्यकाल की कहानी कहां घूम रही है? यमुना के किनारे, दिल्ली। तो दोनों राजधानियों ने जिस संस्कृति को डेवलप किया, उनका कल्चरल एसिमिलेशन हुआ, उसको कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। मेरा सवाल सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। एक तो ये बहस इतिहास का मेरे को लगता है हिस्सा ही रही है कि खाने के ऊपर, कि हम वेज पहले कब खाते थे, नॉन वेज कब खाते हैं। तो मेरे इस बहस को लेके, क्योंकि उपेंद्र सिंह मैंने पढ़ी है, तो उसमें उपेंद्र सिंह इस बात पे जोर भी देती हैं कि जहाँ फाइनली चॉप्ड या कट बोन्स पाए जाते हैं आर्कियोलॉजिकली, वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं सेवन हुआ करता होगा। तो ये हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई साइट्स पे देखने को मिलता है। तो आपका इस पे क्या स्टैंड है कि ये क्या, कब, कहाँ, कैसे, इस बहस को सेटल कैसे किया जाए? देखो, पहली बात, किसी बहस को सेटल मत करना, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बैठो। डॉक्टर अगर ये मना ले दिल से कि सब स्वस्थ हो जाएं, कहां जाएगा डॉक्टर? अगर दुनिया में सारे आदमी खुशी हो जाएं, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद हो जाएंगे। इस दुनिया में कुछ खत्म मत करना। अगर खत्म किए तो ये सारा इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे चलेगा? बहस जारी रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि जैसे अरब है, अरब में का आदमी पालक खा पाएगा? है ही नहीं। कैसे खाएगा पालक? हमारे कंट्री में सब्जियों की वैरायटी है। अब भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन 2 चीजों पे होता है। पहला न्यूट्रिएंट के बेसिस पे, और दूसरा श्रम के बेसिस पे। जैसे राजपूतों को नॉनवेज खाने की परमिशन थी, तो नॉनवेज जो खाएगा ना, उसके अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तमस। और अगर तुमने नॉनवेज टीचर को खिला दिया, क्लास में पहुंच के तलवार मार दिया स्टूडेंट को, तो शिक्षक का भोजन अलग होगा, वॉरियर का अलग होगा, वैश्य का अलग होगा। तो वैश्य दाल में भी चीनी डाल के खाएगा, क्योंकि उसको मीठा बोलना है। किसी मारवाड़ी की दुकान पे जाओ, कहेगा भैया आपकी शक्ल ना राणा सांका से मिलती, और 100 रुपए का माल तुमको 1500 रुपए में देगा, और तुम खुशी खुशी लेकर आओगे। तुमको भी पता कि ये बेवकूफ बना रहा है, पर तुम्हारे ईगो को खुश कर रहा है वो। आहा, क्या बात है। और अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में है, फिर तो तुमको खुदा बना देगा वो। कह रहा भैया के साथ आके आप पैसे के लिए पूछ रहे हैं, आप सामान लीजिए बस। मैं जैकेट लेने गया तो एक लेडी थी शॉप पे, तो मैंने कहा ये वाली जैकेट उतारना। बोली सर कॉस्टली है। मैंने कहा अच्छा, तो ऐसा करो मुझे ऐसी जैकेट दो जो तुम्हारे पापा पहनते हैं। तो मुझे देखने लगी, कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? बोली 22। मैंने कहा पिछले 10,000 साल से यही सब काम कर रहे हैं, दोबारा मत करना, जाओ। साइकोलॉजी पता है ना इंडिया में, इंडिया का आदमी इगोइस्टिक बहुत है। तुरंत अरे कितनी महंगी निकालो। जैसे हमारे गाँव में कपड़ा वपड़ा बेचने वाले आते थे ना, पता क्या करते थे? जैसे 10 शॉल है, अब औरतें तो बार्गेन करती हैं, 100 रुपये देंगे, बस 100 रुपये देंगे। तो कश्मीरी दिमाग से स्ट्रांग तो है ही है सब बहुत। तो कश्मीरी आता था, कहता था भाई बहन जी देखो ऐसा है, अगर आपके घर से 1000 रुपये निकाला तो सारी शॉल दे दे। ईगो, वो कहीं 1500 रुपये निकालना ही, शॉल धुली, कुछ बाहर निकला ही नहीं। ठीक है, तो यार देखो फूड जो है वो पर्सनल चॉइस है, बहुत पर्सनल चॉइस है। सिगरेट पीते हैं लोग, मेरे दोस्त हैं पीते हैं,
मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने कहा तुम लोग रेवोल्यूशनरी हो बे, तुम लोग कोई पहचान नहीं पा रहा है साइंस हो, तुम लोग साइंटिस्ट हो, तुम लोग पता कर रहे हो कि इसको पीने से कैंसर होता है कि नहीं होता है, और उसमें लिखा है और आप पी रहे हैं, तो आप कौन हुए? साइंटिस्ट। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए। एक आदमी ने अपने घर पे फोन किया तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज सब्जियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बताओ क्या बनाए? अरे बोला बहुत अच्छा यार, कुछ भी 2-3 तरह की सब्जियां बना दो। फिर उसने आधा घंटे बाद फ़ोन किया, बोले अभी गाय घर में घुस आई थी, सारा सब्जी खा गई। बोले तो पुण्य मिल गया कि गाय सब्जी खा गई, एक भूखा जानवर को हमारे घर में खाना मिल गया, आज हमने पुण्य कमाया है। इसको कहते हैं सोचने का तरीका। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि भारत में इन यूरोपीय कंपनियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना से कब्जा नहीं किया, युद्ध से कब्जा नहीं किया, 3 फॉर्मूला लगाकर कब्जा किया। बड़ी प्यारी कहानी, 2 महानायकों की चर्चा करूंगा, ड्यूप्ले और रॉबर्ट क्लाइव। मास्टर जी इन द न्यूज रूम आपके लिए। सिर्फ कहानी नहीं, शिक्षा, सिद्धांत और सूत्र। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।